चलिए बच्चों, तो ये एक्सप्लेनेशन तो हमारा चलता रहेगा। ये क्रूक्स डार्क स्पेस, ये फैराडेज डार्क स्पेस, ये दो है स्टायरेशंस है। ये होता क्यों है, कैसे होता है, इसको अब हम लोग जरा क्या करेंगे बेटा, समझेंगे। आखिर ये होता क्यों है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है। हम लोग ये जब फिनोमेना आकर कर रहा है, कितना प्रेशर पर ये आकर करता है बेटा, प्रेशर कितना है इस वक्त 0.1 mm ऑफ Hg। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है फिनोमेना, इसको जरा सा समझते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या है भैया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाला जितना ये सब है सबको जरा सा आराम आराम से इसको खत्म बुला देंगे। और क्या है ना, गर्दा छुड़ाना ही है। इसको खत्म करो भैया, इसको भी खत्म करो। आयंस मतलब गैस मॉलिक्यूल्स को अब ले आते हैं अंदर, उसके बाद समझते हैं प्रोसेस को, है ना। बाकी सबको थोड़ा, है ना। ये हमारा चैम्बर हो गया, मतलब ट्यूब हो गया खाली भैया, है ना। चलिए, ये इसके अंदर क्या है बेटा जी, गैस मॉलिक्यूल्स है। क्या है इसके अंदर में, गैस मॉलिक्यूल्स है। चलो, कैसा गैस मॉलिक्यूल्स है, एक्स एक्स लिए थे ना, एक्स है। देखिए एक बात समझिए, इसके अंदर क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है। कुछ 2 4 10 वो देखते हैं, एक्सप्लेनेशन भरा पड़ा है इसमें। हालांकि देखिए, जब ये गैस मॉलिक्यूल्स एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर है, वोल्टेज अभी हम अप्लाई भी नहीं किए हैं, फिर भी कुछ गैस मॉलिक्यूल्स जो इसके अंदर है वो क्या है, आयोनाइज्ड है ऑलरेडी ड्यू टू कॉस्मिक रेज ETC। ठीक है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर कौन कौन सा रेज पड़ रहा होगा, कितना एनर्जी उस पर पड़ रहा होगा, तो उसके कारण वो ऑलरेडी कुछ एक आध गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, आयोनाइज्ड है ऑलरेडी। चलो एक आध को ले लेते हैं भैया, एक आध को ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। 2 4 वो ले लिया जो कि आयोनाइज्ड है ऑलरेडी। जैसे ही हम इतना प्रेशर इस पे अप्लाई किया, ये पोटेंशियल जो है अप्लाई किया, हाई पोटेंशियल, तो प्रोसेस क्या होगा बेटा, देखो तो ये जो पॉजिटिव आयंस है किधर, इसका मोशन शुरू हो जाएगा, और ये किधर जाना शुरू हो जाएगा बेटा, इधर। बात समझ में आ रही है। जैसे ही हम यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ भागना शुरू करेगा, और नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ भागना शुरू करेगा। ड्यूरिंग दिस भागम भाग प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस भागम भाग प्रोसेस, इट एक्वायर सम काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी फिर ये क्या करेगा, अब ये इसके पास में हो सकता है दूसरा कोई मॉलिक्यूल्स आ जाए, तो उसको उसके साथ क्या होगा, इसका कॉलिजन होगा। इट विल प्रोड्यूस अनदर आयंस। बात समझ में आ रही है। तो मान लेते हैं कि ये इसके साथ टकरा गया, क्या किया, अपना एगो इलेक्ट्रॉन वहां को लूज कर दिया, तो यहां पर में क्या आ गया बेटा जी, पॉजिटिव आयंस। ठीक है। पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर दिया, है ना। अब ये पॉजिटिव आयंस इधर भागना शुरू कर दिया, ये जो इलेक्ट्रॉन इससे निकला इलेक्ट्रॉन, ये किधर भागना शुरू कर दिया, इधर भागना शुरू कर दिया। इस तरह से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो भी प्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग कॉलिजन, ड्यूरिंग इंटरेक्शन विथ वन मॉलिक्यूल विथ अदर मॉलिक्यूल्स, जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ इस प्रोसेस में, वो किधर भागेगा, इधर। और जो भी पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हुआ वो किधर भागेगा, इधर। ठीक है, अब ये हेवी पॉजिटिव आयंस इधर आ करके क्या करेगा, इससे टकराएगा। किससे टकराएगा, इससे टकराएगा, टकराएगा ना। ड्यूरिंग टकराइंग प्रोसेस कैथोड के साथ, ये कैथोड जो मेटल है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये अपना सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी क्या किया, इसको दिया, और ये क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया।
ठीक है। और यहीं पर मैं बाबू साहब खड़ा होगी भैया, ठीक है। अब ये जो इससे इलेक्ट्रॉन निकला, ये जो इससे भैया इलेक्ट्रॉन निकला, कहाँ निकला, ये निकला, ये निकला, कुछ कुछ निकला, ये किधर भागेगा, इधर भागेगा, क्योंकि पोटेंशियल इधर अप्लाइड है। ये टोटल इलेक्ट्रॉन गर्दा छोड़ा करके मतलब हाई स्पीड से ये किधर भागेगा, एनोड की तरफ भागेगा। ड्यूरिंग अगेन दिस भागम भागी प्रोसेस, ये कोलाइड करेगा एक्स के साथ, जो न्यूट्रल है अभी इस एक्स के साथ करेगा, और भी एक्स जो मॉलिक्यूल्स है उसको फिर आयोनाइज करेगा। ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, बहुत रैपिडली ऐसे प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब होगा क्या कि ये हाई स्पीड इधर जाएगा और पॉजिटिव आयंस इधर आएगा, ये इससे टकराएगा, यहीं पे खड़ा रहेगा। धीरे धीरे होता क्या है बेटा जी, ये जो आयंस है वो क्या हो जाता है, हेवी जो पॉजिटिव आयंस है, ये तो हाई स्पीड से इधर चला गया, इधर से आकर के फिर ऐसे आराम से अपना काम कर लिया। अब इस प्रोसेस के दरमियान ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ पॉजिटिव आयंस के साथ भी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, कंबाइन कर देता है और उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ये भी प्रोसेस होता होगा। लेकिन यहां पर क्या हो गया कि पॉजिटिव आयंस का ये इलेक्ट्रॉन यहां पर मैं जमावड़ा तो नहीं बना रहा, ये इधर पहुंच गया है, इधर मार गर्दा छोड़ा के जा रहा है। यहां पर हाई, यहां पर पॉजिटिव आयंस का क्या हो गया बेटा, जमावड़ा लग गया। क्या लग गया, जमावड़ा लग गया यहां पर में, ठीक है। यहां पर इसके साथ कोलाइड किया, पॉजिटिव आयंस का जमावड़ा धीरे धीरे लगने लगा, क्योंकि ये हैवी है। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन सब निकलेगा, मतलब इसको कोलिजन करेगा अदर मोलिक्यूल जो यहाँ आके टकराएगा इससे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो अब निकलेगा, वो जो निकलेगा, निकला। अब देखो ये जो पॉजिटिव आयंस का यहाँ जमावड़ा लग गया है, ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नियर दिस सरफेस, ऐसे करेगा ना। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा काफी उसको क्या मिलेगा, एक्सेलरेटेड मोशन में होगा इस इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और ये हाई स्पीड से यहां से निकलेगा, हाई स्पीड से निकलने के क्रम में किससे टकराएगा, यही सब एनवा से टकरा करके इसका काइनेटिक एनर्जी कुछ क्या करेगा, लूज करेगा। और फिर यहां बीच में कुछ इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। कहां, ये मान लेते हैं कि यहां से यहां के बीच में स्लो हो जाएगा। ये जो स्लो हुआ यहां पर स्पीड, इसके कारण क्या बना, फ्राडेज डार्क स्पेस। अब चूंकि इधर एनोड है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो क्या हुआ, हाई स्पीड से चलना शुरू किया और कोलिजन भयंकर रूप से होना शुरू हुआ। तो क्या हुआ, इसके साथ कोलाइड किया, तो क्या किया, एनर्जी अपना उसको दिया, उसके क्रम में आयोनाइज हुआ, आयोनाइजेशन के क्रम में फिर वो लाइट इमिट किया। तो फिर मान लेते हैं कि इतना दूर में लाइट इमिट किया, और ये प्रोसेस फिर अपना एनर्जी लूज किया किसी मोलिक्यूल के साथ, उस पर एनर्जी लूज किया, फिर इलेक्ट्रॉन स्लो हो गया, फिर डार्क स्पेस आ गया, फिर ब्राइट स्पेस उसी तरह से आया, चूंकि एनोड उसको फिर एक्सेलरेट करेगा, फिर डार्क स्पेस, ब्राइट स्पेस, डार्क स्पेस। तो ये अस्टायरेशन इधर फॉर्म कर गया। अस्टायरेशन तो समझ में आ गया। अब यहां पर मैं देखिए, क्योंकि प्रेशर एट लो प्रेशर इस सर्टेन डिस्टेंस कवर्ड कर लेता है, जिसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। इतना डिस्टेंस ही कवर्ड करने के बाद ये इससे टकराएगा इन आयंस से, और इसका एनर्जी क्या होगा, लूज होगा। इसलिए यहां के बाद जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसका काइनेटिक एनर्जी लगभग क्या रहता है, बहुत कम रहता है। तो यहां इसके बीच में क्या है, ये क्या है हमारा, ये जो यहां पर जो कोलाइड कर रहा है, यहां पर में क्या बनेगा, ब्राइट का मतलब ग्लो करेगा। यही कारण है कि कैथोड से सर्टेन डिस्टेंस पर ये ग्लो होता है, इसको क्या, इसको बोलते हैं कैथोड ग्लो। इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन का क्या है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है, घट गया है। तो इसके बीच में डार्क स्पेस है, जो कि फैराडेज डार्क स्पेस है। बात समझ में आ रही है। तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है, ठीक है ना। और जब प्रेशर को और भी घटा देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, घटा देते हैं हम लोग, तो इसका मीन फ्री पाथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसका, इलेक्ट्रॉन का। जब मीन फ्री पाथ इतना बढ़ जाए
कि इस ट्यूब के लेंथ के बराबर हो जाए, जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके लेंथ के बराबर हो जाए तो क्या होगा, बीच में कहीं किसी के साथ कोलिजन होगा नहीं, और जब कोलिजन नहीं होगा तो ब्राइट या फिर वो जो ग्लो होता है वो कहाँ से आएगा, तो डार्क स्पेस पूरा का पूरा हो जाता है। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं, बस समझ ही सकते हैं, क्योंकि ये सब देख तो नहीं सकते हैं, अंदाजा ही लगा सकते हैं। इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे Q बटा M रेशियो। कैथोड रेज के बारे में तो जान गए, ये कैथोड रेज देखिए निकल रहा है। अभी कैथोड रेज पार्टिकल्स जो है, कंक्लूजन निकल चुका है कि कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन वहाँ ही है। ठीक है, इसको और थोड़ा सा हम लोग एंडोर्स करते हैं इस एक्सपेरिमेंट से। यहाँ पर में एनोड है, एनोडवा में एगो बीचवा में देखिए छेद है, इसमें क्या है बेटा जी, एगो छेद है। ठीक है, बीच में छेद है, ये प्लेट है कैथोड। यहाँ से हमारा क्या निकला, ही कैथोड रेज निकला, सीधा जाकर के इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। यहाँ पर में अगर हम लोग मिनरल्स वगैरह डाल दें यहाँ पर, है ना, क्रिस्टल्स, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लो होगा। यहाँ पर में क्या, लाइट यहाँ पर में मिलेगा हमको। अब हम लोग चाह रहे हैं कि इसका Q बाई M रेशियो निकालना। उसके लिए अब इसमें क्या करें भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जाने कि इसके ऊपर में चार्ज है कि नहीं, ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो जो बताए थे 10 जो कैरेक्टरिस्टिक जो शो करता है प्रॉपर्टीज, ये कैथोड रे जो लिखवाए थे, उसमें एक क्या था, हाँ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिस्पॉन्ड करता है, मैग्नेटिक फील्ड को भी रिस्पॉन्ड करता है। तो रिस्पॉन्ड करता है तो कहने का मतलब क्या करें हम लोग, कि इसके ऊपर में क्या कर दें, ऊपर एक प्लेट लगा दें बेटा, नीचे एक प्लेट। सपोज ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा किधर से किधर की तरफ है, ठीक है, ठीक है, ऐसे है। अब जब हम कैथोड रे को इससे पास करवाते हैं, ये ऊपर नीचे क्या लगा दिया, प्लेट्स लगा दिया, कैपेसिटर समझ लो ना, और एक प्लेट ऊपर एक प्लेट नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यहां से ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यहां जाके हो सकता है कहीं टकराए। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या किधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ऊपर, क्योंकि ऊपर नेगेटिव चार्ज को खींचेगा और पॉजिटिव होगा तो पुश कर देगा नीचे, ये खींचेगा। पाया ये गया कि अनडिफ्लेक्टेड केस में ये यहाँ कोलाइड कर रहा था, पूरे पर मान लिया जाए कि हम कुछ लगा दें, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स वगैरह, ताकि यहाँ पर में जब इलेक्ट्रॉन टकराए, कहने का मतलब कैथोड जब टकराए तो ग्लो करे। तो पाया ये गया कि ये जो हमारा कैथोड रे है ग्लो यहाँ कर रहा है, यानी कि डिफ्लेक्शन किधर हुआ, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट किया। मतलब इस कैथोड रे के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। इतना तो हम लोग पता लगा लिए सिंपल सा ये apparatus से। क्या पता लगा लिए कि इसके ऊपर में जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। अब Q बटा M रेशियो हमको निकालना है। अब हम क्या दिमाग लगा रहे हैं कि ये ऊपर नीचे प्लेट है बेटा जी, है ना। अब हम लोग क्या दिमाग लगा रहे हैं कि इसके इस इनटू दिस मैग्नेटिक फील्ड, या फिर यूं कहे कि मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोड्यूस किए, ये डायरेक्शन ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हम जनरेट करें, इस ढंग से एडजस्ट करें मैग्नेटिक। ये तो पता चल गया ना कि चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम किधर रखें ताकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर में जो फोर्स लगे वो किधर लग जाए, डाउनवर्ड। ताकि जितना फोर्स हम ये सोच रहे हैं कि जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल के ऊपर ऊपर लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स किधर लग जाए, डाउनवर्ड लग जाए मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा और ये सीधे फिर यहाँ आके टकराएगा। ये हम सेटअप फिट करना चाह रहे हैं, नहीं समझे तो चलो किधर लगाएंगे भाई, अब नेगेटिव चार्ज है। अब क्या करते हैं कि इसको जरा सा हम लोग बीच में इसको हम लोग हटा देते हैं, जरा सा क्या कर देते हैं बेटा जी, हटा देते हैं।
दिखाने के लिए एक पार्टिकल पर विचार करते हैं। ये हमारा एक पार्टिकल है, इसके ऊपर में ऊपर के डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा है एफ ही, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब चूंकि ये जा किधर रहा था, इधर, तो क्यू भी, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर रखें तो क्यू भी क्रॉस बी, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लगेगा, ऊपर। तो चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो पता लगा चुके हैं ऑलरेडी, तो नीचे फोर्स लग जाएगा। यानी कि हमको मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में रखना है, इनटू द प्लेन ऑफ दिस पेपर। तो क्या करते हैं, यहाँ एक कॉइल लगा देते हैं। कहाँ, इस तरह से कॉइल लगा दिया। इसको बेटा हम लोग कि क्या कर रहे हैं सर, इसको जरा सा ऐसे घुमा दोगे तो ये कॉइल ऐसा कुछ नजर आएगा बेटा, अब प्लेट आपका कुछ ऐसा नजर आएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ये बी फील्ड हो गया यहाँ, और ये हमारा बेटा ई फील्ड है। बात समझ में आ गई। अगर इसको ऐसे घुमा दें apparatus को, तो ये हमारा जो है, ये हमारा कॉइल है। क्या है, कॉइल है। इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो करंट कैसे फ्लो करेगा, अगर ऐसे फ्लो करवाएंगे तो इस डायरेक्शन में, तो ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। इसमें भी ऐसे ऐसे, और इसमें भी ऐसे फ्लो करेगा करंट, तब फिर हम लोग ऐसे पकड़ेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ठीक है, करंट फ्लो करवा दिए इस कॉइल में। अब हुआ क्या कि ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स तो इन दोनों के कंपैरिजन में क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेट फोर्स जब इसके ऊपर में 0 हो जाएगा तो अनडिफ्लेक्टेड कहाँ स्ट्राइक करेगा, इस पॉइंट पर। यानी कि हम यूं कहें, अगर चार्ज इसके ऊपर में Q है, इस कैथोड रे पार्टिकल्स के ऊपर में, हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ से क्या लिखेंगे, एफ ई प्लस एफ बी या बराबर क्या 0। एफ ई कितना लग रहा है, Q इंटू ई, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप। और इसको माइनस साइन दे दो ना, क्योंकि नीचे लग रहा है। तो Q, भी क्या है यहाँ, स्पीड है अक्रॉस, बराबर 0 है ना। यानी कि Q से तो Q कट गया, यहाँ से हमारा भी का वैल्यू कितना आ गया, E बाई भी। इसको इक्वेशन 1 मान लो, भी का वैल्यू यहाँ से निकल रहा है। भी का वैल्यू अगर ये हो तो E बराबर बी, E बाई बी। भी का वैल्यू अगर E बाई बी के बराबर हो तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब इससे तो कुछ काम बना नहीं, हमको निकालना था यहाँ ये। तो भी को अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ अगर पोटेंशियली 2 पॉइंट के बीच में हम भी अप्लाई किए, कैपिटल भी, तो यहाँ पर में इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ए नोड तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाफ एम, वेयर एम इज द मास ऑफ ईच पार्टिकल, भी इज स्पीड, कितने के बराबर हो जाएगा, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। याद कीजिए, है ना। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, भी। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 2 क्यू भी बट्टा एम, यही ना हो जाएगा, आई इसका क्या, स्क्वायर रूट। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा ये 2 क्यू भी बट्टा एम इज इक्वल टू ई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। बेटा ये बी फील्ड जो हम सेटअप किए हैं उसका मैग्नीट्यूड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप किए हैं कैपेसिटर की मदद से उसका भी वैल्यू पता है। भी पोटेंशियल जो हम अप्लाई किए हैं एनोड और कैथोड के बीच में वो हमको पता है। तो यहां से देखो ना, क्यू बाई एम नहीं निकल जाएगा, क्यू बाई एम क्या निकल जाएगा, देख लो, क्यू बाई एम इज इक्वल टू हो जाएगा ई स्क्वायर बटा 2 बी स्क्वायर भी, 2 बी स्क्वायर भी, यही हमारा क्यू बाई एम रेशियो है। ये थॉमसन साहब और भी कुछ साइंटिस्ट मिल करके ये एक्सपेरिमेंट किए थे। ई भी पता, कैपिटल भी पता, बी भी पता, तो क्यू बाई एम का रेशियो हम लोग, क्यू बाई एम का जो रेशियो आता है इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद, वो वैल्यू हम आपको लिखवा देता हूँ लिखवा देते हैं,
बेटा क्यू बाई एम का जो वैल्यू आता है अभी हम लिखवा देता हूँ बेटा जी। हाँ, कहाँ गया भाई? एक सेकेंड। ये लगभग लगभग आता है बेटा जी 1.7564 गुने 10 के पावर 11, यही वैल्यू आता है कैलकुलेट करने पर। ठीक है, ये वैल्यू तो हमारा निकल गया। अब ये अगर निकल गया और अगर हम Q का वैल्यू एग्जैक्टली निकाल लें तो चार्ज ऑन ईच कैथोड रे पार्टिकल हम निकाल लेंगे और मास भी निकल जाएगा फिर। तो एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किए, मिलिकन्स वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं, उसकी मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे, चार्ज ऑन द कैथोड रे पार्टिकल। ठीक है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन उसकी मदद से हम लोग निकालेंगे। तो उसका जरा सा हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा एपरेटस पहले समझ लेते हैं। हम अभी डिटरमाइन क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मिल्कन्स वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट यही है। हाँ, यहाँ पर मैं एक ठो ये बना देते हैं, यहाँ पर एक टेलीस्कोप बना देते हैं जिससे अंदर देखा जा रहा है, अंदर देखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से वाइल्स को इसमें गिराते हैं। ये है क्या, ये ग्लास का चैम्बर है, सील्ड है चारों। ये यहाँ एक मेटल प्लेट है, ये एक मेटल प्लेट है जिसमें एक छेद है। ऊपर वाले मेटल प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव टर्मिनल से। हाई पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। अब यहाँ से जो वाइल ड्रॉप्स गिरा रहे हैं, वाइल ड्रॉप्स क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। कैसे हो जाता है, चार्ज हो जाता है। कैसे हो जाता है भैया, तो विद द कोलिजन विद द एयर मॉलिक्यूल्स। और अगर चार्ज नहीं हुआ तो क्या करते हैं कि एक्सरे वगैरह कुछ पास करवा दिए ताकि वो चार्ज हो गया। मतलब ये समझ लो कि ये जो ड्रॉप गिर रहे हैं इसमें, क्या गिर रहे हैं, ये जो ड्रॉप्स गिर रहे हैं ये कैसे हैं, चार्ज्ड है ना। कैसे ड्रॉप है बेटा, ये चार्ज्ड है। ये मान करके अब आप चलिए कैसे हैं, चार्ज्ड है। अब देखो कुछ ड्रॉप्स तो इसी प्लेट के ऊपर में रह जाएगा, चिपक जाएगा, और कुछ ड्रॉप इसके थ्रू यहाँ आ जाएगा। मान लो एक ड्रॉप पर विचार करते हैं, किसके ऊपर विचार करते हैं, एक ड्रॉप के ऊपर में। और इस फील्ड को इस ढंग से एडजस्ट करते हैं। फील्ड किधर होगा, डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है तो ऐसे होगा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड को इस ढंग से एडजस्ट करते हैं कि इस ड्रॉप का जो मास है, तो मास के कारण फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड, mg। और ऊपर लगेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऊपर एक क्या लगेगा, क्या लगेगा, बायंट फोर्स। वेरी गुड, बायंट फोर्स लग जाएगा, लगेगा ना। इसमें जो भी है एयर, जो भी इसमें है फ्लूइड मीडियम, जो भी इसमें है, उसके कारण एक बायंट फोर्स लगेगा, इन इक्विलिब्रियम। तो फील्ड को इस ढंग से एडजस्ट करते हैं कि ये पार्टिकल क्या हो, इसी में लेविटेट कर जाए, मतलब लटक जाए, यहीं रह जाए। तो ये जब हो जाता है तब हम लोग इक्वेशंस क्या लिखेंगे इसकी मदद से, इस ड्रॉप के लिए, बायोंट फोर्स प्लस इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू क्या, mg। बायोंट फोर्स क्या होगा, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर। तो इसका वैल्यू कितना लिख लेंगे, अगर हम रो माने इसका डेंसिटी वाइल का, और सिग्मा माने किसका डेंसिटी बेटा, इसके अंदर जो फ्लूइड है, तो बायोंट फोर्स कितना लग जाएगा, बायोंट फोर्स। मान लेते हैं कि इस ड्रॉप का जो रेडियस है r ले लो, लेना ही पड़ेगा। ड्रॉप का रेडियस अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी एक विषय है।
ड्रॉप्स रेडियस को क्या मान लेते हैं बेटा जी, आर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा इस ड्रॉप का वॉल्यूम, अगर स्फेरिकल ड्रॉप माने तो बाइंड फोर्स फिर कितना लगेगा, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर। तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कितना हुआ, तो 4/3 पाई आर क्यू, ये हो गया इसका वॉल्यूम, और डिस्प्लेस्ड फ्लूइड सिग्मा इंटू जी प्लस एफ ई यानी कि क्यू इंटू ई, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया बराबर क्या हो जाएगा इस ड्रॉप का मास, तो 4/3 पाई आर क्यू रो इंटू जी, ये हमारा इक्वेशन से आ गया। इसकी मदद से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ बेटा जी, क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू जी इंटू रो माइनस सिग्मा, वेयर सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, क्या है सिग्मा, क्या है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये इस दोनों प्लेट के बीच में जो एयर है उसका डेंसिटी है, एयर या फ्लूइड जो भी है भाई, गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको पता है, क्योंकि हम जो पोटेंशियल अप्लाई किए हैं वो अगर पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली हमको पता है। क्यू यहाँ से हम निकाल सकते थे, रो भी पता, सिग्मा भी पता, अगर आर हमको पता होता। अब ये आर कैसे पता करेंगे, चलिए आर रेडियस कैसे निकालेंगे, अब क्या करिए, यहाँ एक स्विच लगाइए, इसको ऑफ कर दीजिए, स्विच हम लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब कर दिया। अब क्या होगा बेटा, यहाँ से जो भी ड्रॉप निकलेगा यहाँ एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, इसके ऊपर में कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एफ बी, एफ ई, एम जी, और चूंकि ये मोशन में है तो एक ड्रैग फोर्स भी लगेगा। हम उस सिचुएशन को समझते हैं जब ये किस वेलोसिटी से ये ड्रॉप गिरने लगे, टर्मिनल वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से गिरने लगे, टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि ये जब कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरने लगे, उस स्थिति को हम करते हैं। तो उस वक्त इसके ऊपर में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। और इसके ऊपर में बच्चा जी एक और ऊपर के तरफ फोर्स लग जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, एफ डी। ये हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है ना। सेकंड केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देते हैं हम लोग, स्विच ऑफ कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से ऑफ कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को 0 कर दिया, तब ये जो वाटर, ये वाइल्ड ड्रॉप जो गिरेगा वो फ्री फॉल, सर्टेन टाइम के बाद ऐसा आएगा कि वो टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। जब उसको टर्मिनल वेलोसिटी होगा तो नेट फोर्स उसके ऊपर में फिर अगेन क्या होगा, 0 होगा। और उसके लिए अगर हम नेट फोर्स का इक्वेशन लिखें तो एक ड्रैग फोर्स ऊपर लगाना पड़ जाएगा। तो इस केस में हो जाएगा, ये ई नहीं होगा उस केस में, बस क्या हो जाएगा, ई नहीं होगा, हो जाएगा एफ डी प्लस एफ बी इज इक्वल टू एम जी। एफ डी कितना, स्टोक्स फॉर्मूला याद कीजिए, 6 पाई इट्टा आर भी, और प्लस एफ बी कितना, बायोंट फोर्स 4/3 पाई आर क्यू इंटू बायोंट फोर्स है तो सिग्मा इंटू जी बराबर इधर 4/3 पाई आर क्यू रो इंटू, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग देखो क्या करेंगे, 1 और 2 से क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्यू ई बटा 6 पाई इट्टा भी, अब बराबर क्या हो जाएगा, इधर एक आर से एक आर को खत्म कर दिया तो इधर हो जाएगा आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, इधर हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर स्क्वायर जी, और रो माइनस सिग्मा इधर भी 4/3 पाई आर क्यू, तो ये सीधे आर के बराबर हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए अब इस आर का वैल्यू 1 में हम लोग पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए, क्यू ई बराबर क्या आ जाएगा, 4/3 पाई इंटू जी इंटू रो माइनस सिग्मा पाई जी इंटू रो माइनस सिग्मा, और आर के जगह पर अब हम लोग पुट करने जा रहे हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, क्यू ई
बटा 6 पाई इटा भी है इसका पूरा होल क्यूब। ठीक है, हाँ क्यू ही बराबर है। तब देखो एक क्यू ई से एक क्यू ई ये कटेगा, तो यहां पर में हम लोग इसको छोटा कर देते हैं। ये तो क्यू रह गया, लेकिन ये क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा बेटा 1, ये होगा, इधर क्यू ही था तो इधर ये इक्वेशन आ ही जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, जरा सा देख लो। यहां से अब क्यू को हमको क्यू निकालना है एनी हाउ, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी 4 पाई जी, देख लो 4 पाई जी इंटू रो माइनस सिग्मा, पाई जी इंटू रो माइनस सिग्मा, है ना। क्यू स्क्वायर निकालना है ना, सॉरी ऊपर ये तो नहीं आएगा, क्यू स्क्वायर निकालना है बेटा जी, तो हमको क्यू स्क्वायर निकालने के लिए ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, तो हो जाएगा 6 पाई इटा भी इस पूरे का होल क्यूब डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर आएगा नीचे, और 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे रह जाएगा 4 इंटू 4 पाई जी इंटू रो माइनस सिग्मा, है ना, प्रोडक्ट है ई इंटू 4 पाई जी। ठीक है, यहां तक तो ठीक है लग रहा है हमारा, है ना। अब Q को कैलकुलेट करना है यहां से, तो Q बराबर क्या हो जाएगा इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो देखिए E बाहर निकल जाएगा, है ना, E बाहर निकल जाएगा, एक पाई भी बाहर निकल, अच्छा इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं तो थोड़ा सा स्पष्ट होगा। अभी Q स्क्वायर ही रखने तो टनाटन क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 टू द पावर क्यूब पाई टू द पावर क्यूब ईटा का पावर क्यूब बी टू द पावर क्यूब, और डिवीजन में आएगा यही ना होगा, और डिवीजन में आएगा ई स्क्वायर इंटू 4 पाई इंटू जी इंटू रो माइनस सिग्मा। अब देखो एक पाई से एक पाई गया, है ना, तो यहां पर में 2 आ जाएगा ना पावर, फिर और तो कुछ कटना नहीं है। अब देख लो 3 टाइम्स, और इधर अगर देख लो जरा सा, ये 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू फिर 3 कर दो, चूंकि एक 6 बटा 4 किया तो दूतिया 6 हो जाएगा, नीचे 2 आएगा, है ना। इतना इसको सिर्फ हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ बड़का काम नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। और नीचे आएगा ई स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 2g इंटू रो माइनस सिग्मा, यही ना आएगा। पाई तो पाई कटिए गया और 2 से, तो यहाँ देखो क्या आएगा, छोतिया 18 छोतिया 18 18 बटा पाई स्क्वायर तो ऊपर रहेगा ही ना, पाई स्क्वायर तो रहेगा, 18 पाई बटा ई बाहर निकाल देते हैं, हमारा इक्वेशन जो आएगा बेटा क्यू का 18 पाई बटा ई, छोतिया 18 अगर करेंगे तो 18 पाई बटा ई, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या रह जाएगा, छोतिया 18 बाहर निकल गया बटा ई, अब पाई एक ठो निकलेगा, अंदर आ जाएगा इट्टा क्यूब भी क्यू, इट्टा क्यूब भी क्यू बटा 2g इंटू रो माइनस सिग्मा, 2g इंटू रो माइनस सिग्मा, यही हमारा चार्ज वाइल्ड ड्रॉप निकला। ठीक है, 2 इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी इट्टा क्यू भी क्यू 18 पाई बाई। ठीक है, अब जरा सा देखते हैं कि जब एक्सपेरिमेंटली हम इस सारा वैल्यू पुट किए, जो कि इट्टा का वैल्यू पता, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इस फ्लूइड के लिए पता, बी स्पीड वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना टर्मिनल वेलोसिटी है, रो पता, सिग्मा पता, जी पता, 18 पता, पाई पता, ई पता। तो इसका जब भी हम वैल्यू निकाल रहे थे तो क्यू का वैल्यू जो आ रहा था बेटा, ये सॉरी
ई का इंटीग्रल मल्टीपुल आ रहा था। किसका इंटीग्रल मल्टीपुल आ रहा था? इस ई का। तो हम लोगों ने कंक्लूड किया कि एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज जो किसी पार्टिकल के ऊपर में हो सकता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज जो हो सकता है वो कितना होगा? इसी ई के बराबर हो सकता है। दिस चार्ज इज एक्चुअली द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और इसका वैल्यू जो आ रहा था इतने के बराबर आ रहा था। इसको अब दिमाग में जरा सा रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब ये चार्ज निकल गया और ई बाई एम का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो मास भी निकल गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का मास और उसके ऊपर में जो चार्ज है, ये दोनों ही चीज अब हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? क्या डिस्कस करेंगे? क्या डिस्कस करेंगे बताइए? हम लोग डिस्कस करेंगे एटम के बारे में, डाल्टन्स थ्योरी समझेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए परीक्षा में आता है कि नहीं आता है, नहीं आता होगा इसे। उसके बाद आपको डाल्टन साहब हो गए, फिर थॉमसन साहब कुछ दिए एटम का, फिर लेनार्ड साहब दिए, है ना, फिर उसके बाद कौन दिए बेटा? हाँ, फिर रदरफोर्ड साहब दिए। रदरफोर्ड साहब का तो मॉडल आज भी एक्सेप्टेड है। फिर नील्स बोर साहब दिए। उसके बाद फिर हम लोग कूदेंगे कहाँ बेटा? क्वांटम मैकेनिक्स में। जब ये सब के सब कुछ कुछ चीजों को तो एक्सप्लेन कर देते हैं, कुछ चीज नहीं हो पाया, तो बढ़ते गए, कंसेप्ट आता गया, फाइनली इस पे आकर के रुके जो कि सबको एक्सप्लेन कर देता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में डाल्टन्स, थॉमसन, लेनार्ड, रदरफोर्ड और नील्स बोर, इनका जो डेरिवेशन हुआ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, रेडियस का डेरिवेशन, एनर्जी का डेरिवेशन जो ये किए नील्स बोर साहब, एज पर नील्स बोर्स पोस्टुलेट, 4 गो पोस्टुलेट था, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और प्रॉब्लम भी जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे, नील्स बोर तक पहुंच जाएंगे, तो प्रॉब्लम्स भी हम उसके बाद ही शुरू करेंगे सोल्व करना, करवाना। और उसके बाद फिर क्वांटम मैकेनिक्स को हम अलग से आराम से, जिसमें हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, वेव पार्टिकल डुअलिटी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, वगैरह वगैरह जो भी है डिटेल में एकदम हम लोग इसको जरा, क्योंकि यूट्यूब पर अभी तक इसके ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर सही वीडियो और कंप्लीट वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो हम सोचा हूँ कि पहले जरा मॉडर्न फिजिक्स को कंप्लीट कर देते हैं, ताकि नीट वाले जेई वाले सब आराम से इसको समझ सकें। और बाकी टनाटन पढ़िए, पढ़िए और पढ़ाइए भी। यहाँ पढ़ाने तो पढ़ाइएगा ना अपने दोस्तों को, हाँ देखो ऐसा हो गया, देखो बराबर में हो गया, आई हो गया, वो गया, समझाइएगा तो आपको भी याद रहेगा। ठीक है, और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। ठीक है।